जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की उस वक्त ब्रेक से पहले प्रोविंसेस में जो एनएफसी के रिव्यू के हवाले से और उनकी सारी जो रकम इकट्ठी करने के हवाले से रेवेन्यू, तो ये जो बात हो रही है एनएफसी को रिव्यू करने के हवाले से, आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है, तो अगर ऐसा वो करते हैं, चूँकि उनका तो जहन हमें नज़र आ रहा है अभी तक, तो उसमें ख़तरा क्या महसूस करते हैं आप? देखिए ना, मैं तो पहले कहता हूँ कि जो चीज़ हम बनाते हैं पहले ये तयन कर लें कि क्या हम उस पर पूरे उतरे हैं, फिर उसको इम्प्रूव करने की बात करें। आपने एनएफसी में लिखा कि 13.5% जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा वफाक का, आज 10% भी नहीं है। अब आप मुझे बताइए ना कि अगर 3.5% आप और कमा रहे होते तो इस साल आपको 4,000 अरब और आ रहा होता, तो आपके हालात मुख्तलिफ होते। आपने उसमें लिखा कि 1.5% जो है वो प्रोविंसेस का होगा, जिसका मतलब है कि प्रोविंसेस इस साल कम अज कम 18 थी, वो 8 अरब कलेक्ट करेंगी। तो पहले तो ये 14-15 तक आपने लिखा था, इसका मतलब है कि आज तो ये फिगर कहीं 18% के करीब होता। अगर 18% के करीब होता तो आप सोचिए कि अगर टैक्स टू जीडीपी वहां होता तो ये एनएफसी में प्रॉब्लम ही ना खड़ी होती। नंबर 2, एनएफसी को आप रीड नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के से जुदा करके। तो इसका मतलब है कि 17 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इस वक्त एक स्टडी एग्जिस्ट करती है, उस स्टडी ने ये कहा है कि 300 अरब करंट में और 300 अरब तकरीबन डेवलपमेंट में इन 17 सब्जेक्ट्स पे वफाक खर्च करती है। ये 600 अरब नीचे दीजिए। जब आप ये सब कुछ कर लें और फिर प्रोविंसेस को आप कहें ना कि उनके पास इतने बड़े सर्विसेज का टैक्स उनके पास है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट का टैक्स उनके पास है, तो ये काम करें वो, अगर वो ये सब काम करें तो क्या आपका मतलब है कि ये सारा इसको खोलने की ज़रूरत होगी? पर मैं यहाँ ये ज़रूर समझता हूँ कि हमने कुछ तजावीज़ ऐसी दी थी कि कुछ एक्सपेंडिचर्स जो हैं जो ऐसे हो रहे हैं जिसका बोझ बाकियों को भी, जैसे कुछ मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता बिकॉज ये गवर्नमेंट के सतह पे गुफ्तगू हुई है, कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं 2 से 3% के जो कम अज कम वफाक को करने चाहिए और वफाक कर रही है इस वक्त भी, और वो डिविजिबल पूल से पहले कर लेने चाहिए। सो उस पर भी वो गौर हो मैं सकती आपसे है। आपके सामने सवाल रख देता हूं ताकि आपके ऊपर बात ना आए। एक तो उसके अंदर सर जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, कुछ वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वफाक को नहीं करने चाहिए, वो सूबों को उसका ऐसा होना चाहिए, और जो नए कम अज़ कम प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल ही अप्रूव नहीं करने चाहिए। दूसरा HEC और BISP का है, और तीसरा जो सोशल सेक्टर की भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर। तो ये जो तीनों तजावीज़ हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, तो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स का बोझ तो प्रोविंसेस के पास ही होना चाहिए। मतलब जो स्कूल पंजाब में है या सिंध में है या KP के या बलूचिस्तान में, वो उनको सहना चाहिए बोझ। तो ये तो इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। हायर एजुकेशन पे एक चीज़ हो सकती है, पर यूनिवर्सिटीज़ भी सारी जो हैं वो भी प्रोविंसेस के पास हैं, बारिंग एक आधी इंटरेस्ट जो पेमेंट के बारे में क्या ख्याल है सर? ये इंटरेस्ट पेमेंट तो मेरा ख्याल है कि वफाक का ही काम है, वो तो वफाक ही करेगा, उसको नहीं करना चाहिए। पर देखिए ना, मेरा मतलब इससे भी आगे अगर आप जाएं डिवॉल्व और इसको छोड़ के, तो कुछ फाइनेंसिंग ऐसी है जो आपको शायद पहले एक्स्ट्रा खर्चे ऑन जो स्पेशल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं पाकिस्तान में, सो उस पर आप निकाल सकते हैं। सो इस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई है कि कैसे इसको ये जो खर्चे हैं इनको डिविजिबल पूल में जाने से पहले हम जो लिखा हुआ है एनएफसी का उसको इम्प्लीमेंट कर लें, फिर हम इस तरफ आ सकते हैं कि बगैर इस चीज़ को छेड़े हुए हम कैसे संभाल सकते हैं। और हमने कुछ तजावीज़ अभी डिस्कस की हैं, पर इस पर तो आपको एक डिबेट ओपन करनी पड़ेगी ना कि 18% टैक्स टू जीडीपी कैसे होगा, फिर वो 17 सब्जेक्ट डिवॉल्व कैसे होंगे। बिजली, वाटर रिसोर्सेज, नेशनल प्लानिंग, सेंसर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये सब भी जॉइंट हैं, तो इस पर भी आप बात कर सकते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, एड टू स्पेशल रीजन्स है, इस पे बात की जा सकती है। सो विद इन दिस एनएफसी ये सारा। अब मेहताब भाई, बात ये है, जैसे मैं कहता हूँ कि इस पे तो एक बहुत ही अच्छा पर्चा लिखने की ज़रूरत है ना। ये जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इस पे तो एक वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट आना चाहिए जो कि देन डिस्कस हो बैठकर, जो एनएफसी अवार्ड के लोग बैठें और फिर उस पर एक सहर हासिल गुफ्तगू हो और एक नतीजा निकले। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और फिर ये रिपेयर शुरू हो इन सारे मैक्रो फिजिकल इश्यूज का, तो फिर 3 से 5 साल में बात मुख्तलिफ बट ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की खाकान साहब। इसमें क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है,
हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट्स में आप पास्ट में भी देखें तो ये एक्सपीरियंस है कि वो ये प्रोजेक्ट्स की बात हो, पैसा खर्चने की बात हो, बीएसपी की बात हो, देयर इज़ ऑलवेज ए पोलिटिकल प्रेशर गवर्नमेंट पे होता है कि कुछ परफॉर्मेंस करें। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हमने ये देखा कि उस चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। तो इस सारे में आपने IMF की डील भी करनी है, उनके मामलात को देखना, सही भी करना है, तो इस पोलिटिकल प्रेशर में ये सस्टेन करना कितना पॉसिबल होगा? देखिए, अगर आप तर्ज़े हुकूमत तब्दील करके इस्तीफ़ा करना चाहते हैं तो उसका क्या मकसद है? मकसद तो यही है ना कि लोगों को ये फ़ील हो कि वाक़ई ही मेरी ज़िंदगी जो है वो पॉज़िटिवली इम्पैक्ट हुई है। मैं आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट सिर्फ़ एक चीज़ क्रिएट करती है, मेरे पास नौकरी हो, मेरा घर चल रहा हो, कम ज़्यादा इन्फ्लेशन को भी मैं सँभाल लूँगा। सो पहले सबसे ज़्यादा इस काम पे जाइए। गवर्नमेंट को ऑपरेशंस में और डालते जाना जो है ना वो अच्छा जिसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट टू कीप डूइंग दीज थिंग्स। सो पहले पुल आउट कीजिए गवर्नमेंट को। इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे पुल आउट करें। तालीम देनी है, क्या उसको फंड करना है कि स्कूल खोलने हैं, ये मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। मैं उसमें हूं कि आप अच्छे वाउचर दें, उसे कहें वो बीकन हाउस चला जाए, किसी और स्कूल चला जाए, मिड टीयर स्कूल्स में, स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, ताकि स्कूलों को भी इंसेंटिव हो कि भाई ये वाउचर हमारी फीस दे रहा है तो हम इनको अच्छी तालीम दें। हमने बहुत पैसे दिए स्कूलों की मद में, पर पता ये चला कि चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, इन 2 सूबों में स्पेशली और बाकी 2 में भी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बन सका। इसलिए जो मेरे जैसे ही बच्चे हैं जो HSN और ग्रामर स्कूलों के पढ़े हुए हैं वो बहुत फौकियत ले जाते हैं कंपेयर टू दी अदर्स। इसलिए जो टैलेंट पूल है पाकिस्तान का वही टूट गया है। ये वकार भाई मैंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात की है सर आपने। अच्छा सर, एक IMF पे मैं वापस आना चाहता हूँ। जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है सर, वो अगले साल की 24 से 25 के दरमियान है, और अगर 3 सालों की हम देखें तो तकरीबन कोई 90 to 100 बिलियन डॉलर्स प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट को भी। अगले IMF के प्रोग्राम का साइज और ड्यूरेशन आप क्या सजेस्ट करते हैं? मुख्तसर जवाब दीजिएगा, चूंकि पावर सेक्टर भी डिस्कस करना है। तो मेहताब का तो फेवरेट टॉपिक आपको मालूम है ना वकार भाई, वो है ही IMF। सो देखिए, इसमें 2 बातें बिल्कुल आया हैं। एक तो ये है कि विदाउट दी IMF अम्ब्रेला इस साल के भी 22-23 अरब डॉलर इकट्ठे करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बायलैटरल, मल्टीलैटरल, फ्रेंडली कंट्रीज, कमर्शियल लोन्स, ये चारों बगैर IMF के नहीं चल सकते। हम IMF में जा ही दोस्तों इसलिए रहे हैं कि ये फंडिंग होती रहे, जो मेहताब भाई ने जिक्र किया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसलिए प्लीज़ इसमें 2 आरा नहीं है। पाकिस्तान का जो फंड का प्रोग्राम है उसको 6 अरब डॉलर पे अगर ये फंडिंग पूरी हो जाती है तो इतना ही मुहित करके चला लें। कुछ फंडिंग क्लाइमेट रिजिलियंट जो उनका प्रोग्राम है, जिसमें शायद बांग्लादेश को भी 1.5-2 अरब डॉलर मिले हैं, उसके बारे में भी सोच लें। प्रोग्राम 3 साल से आगे ना जाएं तो बेहतर ही होगा, इसलिए कि 3 साल में जो उन्होंने ये चीज़ें, जिनमें रिजर्व्स का बढ़ना, इन्फ्लेशन का संभलना, करंट अकाउंट का मेंटेन करना एट फाइनेंसिबल लेवल्स, ये काम वो कर गुजरे होंगे। एक्सपोर्ट टू GDP आपने ठीक करना है उन चीज़ों से जो मैंने कहा। बिजली का सेक्टर जिस पे अब हम बात करेंगे वो आपने ठीक करना है। सो ये मेरा इसमें। अच्छा, ये बताएं सर डॉक्टर साहब, आखिरी ये पावर सेक्टर का क्या करना है? क्योंकि अब ऐसी स्टेज पे पाकिस्तान के लोग भी पहुंच चुके हैं कि आप किसी बंदे से भी बात करें, इस कमरे में हम जितने बैठे हुए हैं, बिजली के बिल, अब गर्मियां आने वाली हैं, 2-3 दिन पहले 4-5 रुपये यूनिट बढ़ा है। बेस लाइन टैरिफ आप और मुझे पता है कि 7 से 8 रुपए की एक नई प्रपोजल है, ये 1 जुलाई से बढ़ना है। ये मामला ख़त्म कहाँ पे होगा? क्या हो, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाए, नीचे से लीकेज होती जाए, हल क्या है इसका? पहले तो रियलाइज कर लीजिए कि जनरल मुशर्रफ 100 अरब का सर्कुलर डेट, PPP की गवर्नमेंट 500 अरब का, PMLN 1100 अरब का, PTI 2300 अरब का, PDM 2500-2600 और अब भी कहीं 2700 पे खड़े हैं। सो कोई भी इसको हल नहीं कर पाया ना। सो डूइंग ऑफ द सेम थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। इस वक्त जहां खड़े हैं 3100 अरब का बिल भेजेगी इस वक्त CPPA या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप समझ लें, और उसमें से पहले दिन ही आपको ये रियलाइज करना है कि 600 अरब रुपए, इसका मतलब ये है 20% जो है वो लाइन लॉसेस और नॉन कलेक्शंस में चला जाएगा। 2 अरब डॉलर का नुकसान सालाना कर रहा है ये।
अब आप मुझे बताइए, और बहुत सी जुजियात हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक गवर्नेंस इशू, इट्स एन एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस इशू। पहले तो ये है कि आपने ऑपरेशंस में से निकलना है। अभी भी आप ये करने के लिए अगर तैयारी भी बांधेंगे तो डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर में ले जाते बड़ा वक्त लगेगा। अभी भी अगर आपका एफपीए इस दफ़ा 5 रुपए के करीब है, पिछले महीने 7 साढ़े 7 था, इसका मतलब है कि एनर्जी मिक्स को भी ठीक करना इमीडिएटली पड़ेगा, क्योंकि एफपीए ही इतना बड़ा आ रहा है। जो 3,000 से 3100 अरब का बिल है, उसमें से 2100 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट है। उसके मुआहदे 17 मुआहदे ऐसे हैं जो हमने किए हुए हैं चाइनीज़ के साथ, जो रीसेंट हैं। चाइनीज़ की पेमेंट्स वगैरह क्लियर करके उनसे बात कीजिए कि इस डेट को वो रीप्रोफाइल कर दें आने वाले वक्तों के लिए, यानी कि 10 साल की बजाय उसको 20 साल पे मुहित कर दें, तो आपका टैरिफ नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान इस दफ़ा 235 टेरावाट आवर बिजली बनाने की सलाहियत हासिल आज तक कर चुका है। डिमांड सिर्फ 140 टेरावाट आवर्स है। पाकिस्तान उस मॉडल पे है कि जैसे जैसे मेहताब भाई का बिल बढ़ता है वैसे वैसे टैरिफ बढ़ता है। सर, ये पुराना मॉडल था जब डिमांड सप्रेशन करते थे। आज इस मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको टैरिफ को बिल्कुल रीस्ट्रक्चर करना है। वेयर इज़ योर नेप्रा, वेयर इज़ योर पॉलिसी ऑन दिस? ये भी नहीं आप कर पा रहे। अब हमने सप्लाई साइड की बात की, हमने डिमांड साइड की बात की, फिर आप ये देखिए कि कुछ लेगेसी कॉस्ट्स इस वक्त 3.5 से 4 रुपया हैं। ये इवेंचुअली तो आपको फैसला करना पड़ेगा, जो सर्कुलर डेट की डेट पेमेंट आप निकाल रहे हैं कि इसका क्या करना है। ये एक कड़वा घूंट है कि आपको किसी तरह पी कर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पाकिस्तान में माइनिंग क्रिटिकल है रॉ मटेरियल्स की, ये मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ। मैं तो इसीलिए इस पे आर्टिकल भी लिख दिया था कि नेचर बेस्ड कार्बन ऑफसेट्स, ई बसेस, ई रिक्शाज, विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर और स्मार्ट ग्रिड्स। आप बताइए ना, ये आपके पास सकत है सारे काम ये करने? गिलानी साहब एक बड़ा क्रिटिकल सवाल करना चाहते हैं, जरा सुने। ये भी तो पीपीआई भी और सारा ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से हम देखते आ रहे हैं जनाब, अल्टरनेट एनर्जी और सारा कुछ, और अभी तक हमें क्या उसमें मिला है। लेकिन मैं ये सवाल, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें कि मैं हमेशा आखिर में हर इकोनॉमिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूर दें कि इस सारे सिलसिले में जो कुछ भी आपने पीडीएम की गवर्नमेंट का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी का किया, इमरान खान का किया, बढ़ाते रहे, तो आवाम का जो गरीब लोग हैं उनका क्या कसूर है कि आप उन पर मज़ीद बोझ अब डाल रहे हैं? वो तो मेरा नहीं ख्याल अफोर्डेबिलिटी पाकिस्तान के मैसेज की अब है, लार्जेस्ट सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जितना बोझ ये बर्दाश्त कर सकेंगे, तो उनका कसूर आप हमें बता दें। एक सवाल इसमें मैं ऐड कर दूं, ये सवाल इनका है, मेरा नहीं है। ये पूछ रहे थे सर, ये डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बातें करते हैं, ये हुकूमत से बाहर क्यों है? मैंने कहा जी डायरेक्ट पूछे, मैं नहीं पूछना चाहता था, लेकिन इन्होंने जिन्हें भूल गए और मैंने कहा कि ये सवाल कर दूं। अब आप बताएं। पाकिस्तान में 3 जुज़ होने चाहिए अगर आपने किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को या एनर्जी सेक्टर को या प्राइवेटाइजेशन को या इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह चलाना है। पहला ये है कि अच्छा एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो जो बोल्ड डिसीजन समझता भी हो और लेने के काबिल भी हो। दूसरा सेटअप जो है वो होना चाहिए कि एक एस्टैब्लिशमेंट हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल डिलीवरी करने की काबिलियत रखती हो। आपने SIFC बनाकर उसको कुछ स्ट्रेंथन करने की इस वक्त कोशिश की है। एक तीसरा जुज़ है वकार गिलानी साहब, जो आपने कभी रखा ही नहीं पाकिस्तान में। मैं तो एक बड़ी अनैमली था जो इतने साल हुकूमत के साथ चला हूँ, और आज भी ऐसा नहीं है कि मतलब वन डजंट वांट टू हेल्प, और वो है टेक्नोक्रेसी का। टेक्नोक्रेसी इस पूरे प्रोसेस में आउटसोर्स कर दी गई है टू द मल्टीलैटरल्स, टू कंसल्टेंसीज एंड प्रोजेक्ट्स। पॉलिसी फॉर्मेशन जिस दिन टेक ओवर की थी इंडिया में 1991 में, मनमोहन सिंह और मोंटेक एस अहलूवालिया दोनों हमारी तरह PhD थे। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सिर्फ PhD नहीं थे, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशंस पे एज एडवाइजर्स, एज चेयरमैन प्लानिंग रह चुके थे, तो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को भी बखूबी समझते थे। वहाँ से 91 में उन्होंने ब्रेकअप किया। जो मैंने आज गुफ्तगू की है इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं था। जो स्पीच 1991 की मनमोहन ने लिखी थी
और मोंटेक एस अहलूवालिया ने एक डॉक्यूमेंट उसको अमली जामा पहनाने को लिखा। उस डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड एम डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो लीक हो गया था। हमारी भी उम्मीद करते हैं मेहताब भाई का ये जो इस वक्त का सेगमेंट है ये लीक हो जाएगा, यही है। अब ये सारी चीजें लेफ्ट पे फ्रेमवर्क बीच में और राइट पे इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइमलाइन है वो लिख के आगे चलना है। जब भी हुकूमत चाहेगी हम ये काम करेंगे। एक वक्त वकार भाई आएगा ही आएगा कि ये काम पाकिस्तान को करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरा सवाल वही है सर कि अवाम का कसूर बता दें ना, क्या वो गलत लोग इलेक्ट करते हैं, क्या सिस्टम नहीं ठीक उनसे हो पाता, फिर भी बेचारों भुगतना तो अवाम को पड़ता है ना सर। अवाम का कसूर ये है कि कंटिन्यूटी नहीं रह सकी बहुत सी चीज़ों में, और अब लेट्स होप कि इस कंटिन्यूटी के साथ हम तसलसल को तोड़े ना, बल्कि पॉलिसी की डेप्थ को और स्ट्रेंथन। अच्छा सर, आखिरी एक सवाल मुझे करने की इजाज़त दें, वो ये है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका सर, वहाँ पे IMF का एक उन्होंने निगोशिएट करना है, नया प्रोग्राम रिक्वेस्ट करनी है। घर के अंदर जो है वो उनकी पावर्स जो हैं वो अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, तो एक ऐसे वक्त में फाइनेंस मिनिस्टर कैसे परफॉर्म करेगा? आप जानते हैं चीज़ों को, चूँकि पॉलिटिकल बैकिंग के बगैर प्रोग्राम नहीं हो सकता। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैं कभी कभी एक्सप्लेन किया करता हूं कि जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है ना प्रोविंस का, वो एक कोऑर्डिनेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग रोल फराहम करता है टू रन द प्रोविंस। सो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। समहाउ जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, चूँकि वो पैसे भी दे रही होती है, पैसे कलेक्ट भी कर रही होती है, हिसाब किताब इंटरनेशनली भी कर रही होती है, और ड्यूरिंग द IMF प्रोग्राम चूँकि आपने फोकल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रखा हुआ है, तो उसका रोल फ्रेमवर्क्स में, इम्प्लीमेंटेशन में कलीदी है। मैंने हमेशा कहा है कि IMF के प्रोग्राम को पाकिस्तान या बहुत से और ममालिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इम्प्लीमेंटिंग सेटअप जैसा कि 2013 में हमने बनाया, और उसमें मेहताब को मालूम है कि हम बहुत से नॉन ब्यूरोक्रेटिक लोग भी यूज़ करते थे जो टेक्निकल डिस्कशंस करते थे, और फिर उसको कवर जो सेक्रेटरी हजरात थे वो देते थे ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसा ही कोई फ्रेमवर्क जो है, क्योंकि ये भी याद रखिए कि 22वां प्रोग्राम आपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का बगैर वो काम किए हुए कंप्लीट नहीं कर पाए। सो इट इज़ ऑफ क्रिटिकल नेचर। फाइनेंस मिनिस्टर फुली एम्पावर्ड होने चाहिए, अपने काम को करना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस इज हिज जॉब, एंड पब्लिक फाइनेंस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब इन द कंट्री राइट नाउ। सर थैंक यू वेरी मच। आपकी गुफ्तगू हमेशा की तरह हमने इंजॉय की सर, और आइंदा आने वाली आपको पता है 2 से 3 माह हैं बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। वैसे एक दिलचस्प बात और भी है सर, IMF का प्रोग्राम भी 24वां है और प्राइम मिनिस्टर भी 24वां है। दोनों की कंप्लीशन कम हो जाती है। हाँ, तो अब देखना कंपैटिबिलिटी कैसे बनती है आगे जाके और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वांट टू से एनी लास्ट वर्ड्स फॉर दिस प्रोग्राम। आई रियली थिंक इट्स वकार भाई की बात थी कि पीपल आर डूइंग इट टफ, सो वी नीड टू डू द मैक्सिमम एट दिस स्टेज, नॉट द मिनिमम। जितना भी पुश कर सकें पॉलिसी, ऑपरेशंस, रेगुलेशंस, इन तीनों को, ताकि हम डिलीवर कर सकें इन लोगों के लिए, और लोग मुश्किल में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, और ये जो सारी हमारी डिस्कशन है इस पे फीडबैक भी देना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।